Assalamu alaikum ji. How to get a job abroad. These days I am trying my level best to bring you each and every possible aspect that can help you in making an understanding to plan a successful visit for a job search abroad. इस पर्पस के पेश नज़र मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। देखें, जब एक शख्स अपना मुल्क छोड़कर किसी बैरून मुल्क में हिजरत करता है तो वो सिर्फ एक टिकट या वीज़ा लेकर दूसरे मुल्क में लैंड नहीं कर रहा होता, बल्कि एक माशरे से दूसरे माशरे में, एक तरक्की पजीर मुल्क से एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी सोच, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर दूसरे मुल्क में जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी सोच और उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उससे ही अजनबी बन जाती हैं। हमारे मुल्क में हम पाकिस्तानियों का एक अजीब अलमिया है, हम खुद ब खुद अपनी सोच के मुताबिक कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं और उसके ऊपर डट जाते हैं। मसलन गल्फ़ और मिडल ईस्ट के अंदर आज़ाद वीज़ा, इस आज़ाद वीज़े की इख्तरा मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैंने लेबर लॉ की तमाम किताबें देखी हैं कि कहीं मुझे इस कैटेगरी का वीज़ा नज़र आ जाए। मुझे यहाँ 15 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक इस कैटेगरी का वीज़ा कहीं नहीं देखा। कमाल की बात यह है कि ओपन मार्केट के अंदर इसकी कीमत 10 से 15 हज़ार रियाल है। कंपनी इसको मुफ्त में इशू करती हैं, लेकिन ये आगे उनके ठेकेदार और फोरमैन्स का कमाल होता है कि इन वीज़ाज़ को आगे पाकिस्तानियों को, इंडियंस या श्रीलंका बंगालीज़ को बेच दिया जाता है। इन वीज़ाज़ की कुछ और भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसका मिसयूज़ किया जाता है और हम इन मिसयूज़ हुए वीज़ाज़ को आज़ाद वीज़ा कहते हैं। अच्छा जी, मैंने आपके साथ 2 स्टोरीज जो थी वो शेयर करनी थी। एक तो मेरी अपनी पर्सनल है और एक मेरी जो प्रीवियस कंपनी थी उसके ड्राइवर के भाई की है। मैंने 2008 के अंदर कंपनी ज्वाइन की थी, एक दुबई बेस्ड कंपनी थी जिसको मैंने सर्च का लाहौर के अंदर बैठे हुए किया था। मेरा उसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंस आया था वो इतना ही था कि घर से बैठ के मैं एयरपोर्ट तक गया था, उसका मैंने जो फेयर था वो पे किया था। अदरवाइज जितना भी उसके ऊपर खर्चा था वीज़ा का, टिकट का, वो सारी कंपनी ने किया था। मैंने जिसे लैंड किया दुबई के अंदर, मुझे कंपनी में लेके जाया गया। वहाँ पे HR ने मुझे जो थे एडवांस कुछ पैसे दिए कि जिसमें मैं अपने जो रहने का बंदोबस्त कर लूँ, अपने बेड का, अपने बिस्तर वगैरह जो कुछ चीज़ें थी जो एज़ पर पॉलिसी होता है वहाँ पर, वो मैंने किया। बात करने की ये है कि यहाँ पर अगर प्रॉपरली वीज़ा लिया जाए तो उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती। आपको थोड़ी बहुत सर्च करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो स्किल्ड जॉब हो, चाहे वो अनस्किल्ड जॉब हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल जॉब हो। प्लीज़ फॉर गॉड से ये जो आज़ाद वीज़े वाला कॉन्सेप्ट है इसको छोड़ दीजिए। ये एक बहुत ही ख़तरनाक जो है ना वो तरीक़ाकार है। मेरा ड्राइवर था, उसका छोटा भाई, उसके लिए उसने आज़ाद वीज़ा लिया था। यहाँ पे वो किसी कंपनी के अंदर जो है ना वो मोटर बाइक चलाता था, राइडर था। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। 40,000 दिरहम जो था उसके ऊपर एक्सपेंस हॉस्पिटल का आ गया, जो वो पे नहीं कर सकता था। हॉस्पिटल ने उसको पुलिस के जो है ना वो हैंड ओवर कर दिया। पुलिस ने कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता लॉकअप के अंदर रखा। उसके बाद उसको काजी के सामने पेश किया गया, यानी कोर्ट पे किया जो है ना वो पेश किया गया। वहाँ पर जो था उन्होंने उसको 50% जो था उसको डिस्काउंट दे दिया कि 20,000 दिरहम जो है वो उसको पे करने ही पड़ने हैं। लेकिन वो भी कहाँ से करता, 20,000 रियाल छोटी अमाउंट नहीं, और एक ड्राइवर के पास कहाँ से आएगा। लेकिन फिर उसने वो भी माफ़ किया, लेकिन काजी ने उसको 2 महीनों की सज़ा दी। चाहते तो वो पूरे भी उसको अमाउंट थी वो माफ़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वरना फिर प्रैक्टिस बन जाती, वरना हर कोई दूसरा जो होता है ना वो इस इसको ये जो है आज़ाद वीज़ा इसके ऊपर आएगा, और अगर उसकी कंपनी ने उसको प्रॉपरली सारा हेल्थ कार्ड और इंश्योरेंस वगैरह नहीं किया होगा तो वो प्रॉब्लम में आएगा। और अगर इस तरह ये माफ़ करना शुरू हो गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर माफ़ नहीं करते और उस पर सज़ा देते हैं, या आप उन्हें पैसे भरने या आपने सज़ा को जो है ना वो सहना। सोशल मीडिया ने कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा और यूरोपियन टूरिस्ट वीज़ा को लेकर ऐसी हाइप क्रिएट की जो नहायत ही अफसोसनाक है। कनाडा ने और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ के अंदर कुछ नरमी की, लेकिन इन सोशल मीडिया वालों ने उसका फ़ायदा उठाया। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ तक अपने टूरिस्ट को अकोमोडेट कर रही हैं कि अगर उनको वहाँ पर रहते हुए ड्यूरिंग देयर विज़िट अगर उनको कोई जॉब मिल जाती है, वहाँ पे कुछ जॉब ऑफ़र मिल जाती है, तो वो किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू अपने उस वीज़ा को परमानेंट रेजिडेंटशिप और या वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट ईज़िली कर सकते हैं। उनको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आए हैं या विज़िट वीज़ा के ऊपर आए हैं तो आपको मुल्क से बाहर जाना पड़ता था और फिर वापस आना पड़ता था, और एक लंबा चौड़ा एक प्रोसेस था जिसके थ्रू होके वो वहाँ तक वापस पहुँचते थे। अब उन्होंने सिर्फ इतना ईज़ किया है कि आपका जो वीज़ा है वो easily convert हो सकता है, लेकिन you have to go through the whole process whether you will go back to your country or if you stay
इन दैट कंट्री, कनाडा हो या कोई भी और मुल्क हो, वहाँ पे अगर आप स्टे भी करते हैं तो तब भी आपका वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस। अब जी पाकिस्तानियों ने क्या किया, यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा लिया, पॉकेट के अंदर 3-4 हज़ार डॉलर जो थे वो डाले और पहुँच गए कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर। और वहाँ पे पहुँच कर उन्होंने तमाम उन यूट्यूबर्स को या वीज़ा कंसल्टेंट को फ़ोन किया जी कि अगर हम आ गए हैं, आप बताएं आगे करना क्या है। उन्होंने कहा जी वेलकम जी, आप आ गए हैं, आप ये बताएं आप साथ पैसा कितना लेके आए हैं, इसलिए कि आगे की बहुत बड़ा एक प्रोसेस है जिससे गुजर के जाना है। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो सिर्फ 3 या 4 हज़ार डॉलर है, उसमें से भी $100 या $200 जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी स्टाफ को रिश्वत दे के आए हैं ताकि पैसे ला सकें। उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, वी आर सॉरी, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर आके ये सब चीज़ें अकोमोडेट हो सकें। सो उन्होंने वहाँ पे अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए या उनके मोबाइल्स को ब्लॉक कर दिया। सो प्लीज़ पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, बी केयरफुल। मैंने इसी वजह से जो है ना इन डिटेल जो है वो एक सीरीज़ बनाने की कोशिश की है और 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है, उसके ऊपर जो है ना व्यूअरशिप बहुत कम है, लोग देखना पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? इसलिए कि मैं सबस बाग नहीं दिखाता, मैं मीठी मीठी बातें नहीं करता, बल्कि इन डिटेल पूरी सिनेरियो जो है, सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए और किस तरह से आपने उसके मुताबिक जो है वो प्लानिंग करनी है। बाहर आके होता क्या है, यहाँ पे जो है लोगों जो दूसरे लोग हैं, दूसरे माशरे हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और वो किस तरह से इस जॉब कल्चर को लेके चलते हैं। आपने अपने आप को उसके मुताबिक अपडेट करना है, चाहे वो आप स्किल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों, चाहे वो आप अनस्किल्ड हों, चाहे आप प्रोफेशन हों, आपने कुछ चीज़ों को समझना है। इनमें से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है इनकम इनक्वालिटी। ये आपने अंडरस्टैंड करना है और ये क्यों होती है, इसकी क्या वजह होती है। वो वजह जो है वो सिर्फ एक है, वो है कि आपकी जो रियासत है, आपकी जो स्टेट है, आपका जो मुल्क है, इसकी कंट्रीब्यूशन जो है जियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम के टूवर्ड्स कितनी है। पाकिस्तान ने इस जियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम के टूवर्ड्स कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर आपका जो वज़ीर आज़म है खोते दा पुत्र है तो समझ लें आगे कोई फ्यूचर नहीं है और आप इनकम इनक्वालिटी के विक्टिम बनोगे। अगर आपका वज़ीर आज़म जो है किसी बंदे दा पुत्र है तो समझ लें कि सत्ते खैरा ने बाहर जाएंगे, इनकम इनक्वालिटी को आपको बिल्कुल फेस नहीं करना पड़ेगा। सब चीज़ें ठीक है, आप चाहे वो अनस्किल्ड हों, चाहे वो आप स्किल्ड हों, चाहे आप प्रोफेशनल हो, लोग आपको हथो हथी लेंगे। ये चीज़ें कुछ थी जो मैंने आपको बतानी थी। प्लीज़ फॉलो कीजिएगा मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें और देखते रहें और इन टच रहें। अगर आपके कोई भी सवालात हैं तो काइंडली कमेंट्स में दें ताकि मैं उनको इंक्लूड कर सकूं, उनके जवाब दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।